हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ। जैसे आपका एचपी सेट आ गया हुआ है और हम लोग उसके लिए पढ़ रहे हैं केमिकल साइंसेस, मतलब केमिस्ट्री। और केमिकल साइंसेस में से जो आपका 2024 वाला पेपर था उसके बारे में बात करी थी हम लोगों ने पहले, राइट। अभी 2018 में जो आपका पेपर आया था उसमें जो आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, हम लोग आज उसके बारे में बात करेंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्या क्या है उसमें। और सबसे बड़ी चीज कि हमारा जो बैच है वो 27 जनवरी से शुरू होने वाला है, जिसमें हमारी पूरी टीम, जो भी आपका रेलिवेंट सब्जेक्ट है वो आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है। अगर आपको केमिकल साइंसेस पढ़नी है, फिजिकल साइंसेस पढ़नी है, मैथमेटिक्स कल साइंसेस पढ़नी है, लाइफ साइंसेस पढ़नी है, इसके अलावा अगर आपको ज्योग्राफी पढ़नी है, इकोनॉमिक्स है, राइट, हिंदी है, तो उन सब के लिए आप यहाँ पे कर सकते हो इनरोल, मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट है। और पेपर 1 की कराई जाएगी। अगर आपको सिर्फ पेपर 1 पढ़ना है या सिर्फ पेपर 2 पढ़ना है तो वो भी। और जो भी हमारे पुराने स्टूडेंट्स थे, जैसे कि आपको पता है कि जो स्पेसिफिकली हमारे स्टूडेंट थे जिन्होंने हमसे टीजीटी एंड पीजीटी पढ़ा है, राइट, तो उनके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट है। तो आप उस सब के लिए सिविल स्टैफ के नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हो और देख सकते हो, डेमो क्लास देख के देन डिसाइड कर सकते हो कि आपको बैच लेना है या नहीं लेना। और एक अच्छा मौका है आपके पास अभी, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये आया हुआ है। आप अगर इसको प्रिपेयर करोगे तो आपका सीएसआईआर नेट तक की लेवल की एक प्रिपरेशन हो जाएगी। देन आप लोग सीएसआईआर नेट को भी बहुत अच्छे से अप्रोच कर पाओगे इसके बाद। चलो स्टार्ट करते हैं पहले वाले क्वेश्चन। देखिए बच्चे, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, कहता द ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ आयनिक करेक्टर इज एंटीसेप्टेड फॉर द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन। यहाँ पे बात हो रही है आयनिक करेक्टर की, मतलब डायरेक्टली हमारी बात हो रही है फजान रूल की। फजान रूल क्या कहता है, वो डिपेंड करता होता है पोलराइजेशन के ऊपर। तो जो क्या है, इज इक्वल टू चार्ज अपॉन रेडियस रेशो। जितना ज्यादा आपका रेडियस ज्यादा होगा उतना कोवलेंट करेक्टर है जो आपका वो कम होगा और आयनिक करेक्टर आपका ज्यादा होगा। ये बात हम लोगों ने पढ़ी हुई है पहले। यहीं पे अकॉर्डिंगली हम लोग देखते हैं। उसने पूछा क्या है, आयनिक करेक्टर। दैट मीन्स उसका ज्यादा होगा जिसका जो रेडियस है वो ज्यादा होगा। तो यहाँ पे देखिए, अनायन तो सब में सेम है, लेकिन केटाइन अलग अलग है। तो सोडियम, पोटाशियम, रबीडियम एंड सीजियम। यहाँ पे आपका जो सीजियम है उसका जो आप देख रहे हो साइज है वो सबसे बड़ा है। दैट मीन्स आयनिक करेक्टर सबसे बड़ा है। और कोवलेंट करेक्टर अगर होता तो वो इसका सबसे ज्यादा है, क्योंकि एनाइन यहाँ पे सेम है, हम लोग सिर्फ केटाइंस के बेसिस पे बात कर रहे हैं। तो आंसर इज डी, ये आपका रहेगा बच्चे आंसर। क्लैरिटी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट वन। यहाँ पे करेक्ट पूछा हुआ है, करेक्ट कौन सी है। कहता स्ट्रॉन्ग एसिड की लार्ज पीकेए वैल्यू होती है। हम लोगों को ये चीज पता होती है कि पीकेए इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू केए। केए होती है एसिडिक स्ट्रेंथ। जितनी ज्यादा किसी की एसिडिक स्ट्रेंथ है उसकी उतनी कम पीकेए वैल्यू होगी। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट हमारी होगी रॉन्ग। द कॉन्जुगेट बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग बेस। नो, strong acid has always weak conjugate base। ठीक है, ये भी गलत होगी। एसिड बेस रिएक्शन ऑलवेज फॉलो द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्गर एसिड एंड स्ट्रॉन्गर बेस। नो, नॉट ऑलवेज फॉलो द। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन आपको पता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देते हैं, जिसमें हमारा एसिड प्लस सॉरी सॉल्ट प्लस वाटर है जो यहाँ पे वो रिमूव हो जाता है, सॉल्ट बनता है प्लस वाटर रिमूव हो जाता है, तो वो तो बात ही अलग है यहाँ पे। और स्ट्रॉन्ग एसिड हैज अ नेगेटिव पीके वैल्यू, बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है, हम लोग पीके इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के ए, इस तरह से फॉर्मूला ये होता है ना। ठीक है, तो हमेशा नेगेटिव। हाँ बिल्कुल, आंसर डी इज करेक्ट। डी आंसर है जो वो आपका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। यहां पे आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ स्केलेटल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 2 डाई कार्बा ब्रोएन। ठीक है, C2B4H8। और वो क्या कह रहा है, साइक्लो क्लस्टर मॉलिक्यूल में किसकी है, कार्बाबुरेन्स की स्ट्रक्चर। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए बच्चे, यहां पे आपको स्केलेटन जो निकालना होता है फॉर कार्बाबुरेन्स या बुरेन्स, मतलब अगर आपको स्केलेटन फॉर
अगर आपको इनमें से किसी का भी स्केलेटल स्ट्रक्चर निकालना है, ठीक है, फॉर कार्बोबुरेन्स या फिर बुरेन, तो उनके जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर को निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। ध्यान से देखेंगे क्या फॉर्मूला रहता है बच्चे, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस 2n/2, ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस 2n डिवाइडेड बाय 2। अब n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन कौन से हैं वो, तो यहां पे ध्यान से देखेंगे हमारे पास है C2B4H8। अगर मैं थोड़ा सा इसको करूं बच्चे, C2B4H8, मेरे को लगता है यही है ना, C2B4H8, बिल्कुल ये आपका मॉलिक्यूल है। अब आप इसमें क्या देखोगे, आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, कितने कार्बन है, 2, प्लस कितने सारे एटम्स के देखने, बोरोन है, बोरोन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर 5 के साथ देखोगे 3, कितने हैं, 4, हाइड्रोजन का एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और टोटल कितने, 8, ठीक है, माइनस 2 इंटू नंबर ऑफ आपके पास क्या सेंट्रल मेटल एटम, एन का वैल्यू कितना है, तो सेंट्रल मेटल एटम क्या होना है यहाँ पे, बोरोन, कार्बन एंड बोरोन, ऑफ कोर्स ये दोनों ही है, इसमें दोनों ही होते हैं कार्बन एंड बोरोन, मतलब 4 और 2 6 और डिवाइडेड बाय 2। जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो बनेगा 28 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2, तो यहां पे ये आ जाएगा 8। अब देखो बच्चे, वैसे तो ना उसने क्वेश्चन में क्या पूछा था, नंबर ऑफ स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पे हमने निकाला है इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर 8 निकले हैं, अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालने होते तो वो होते 16, ठीक है, एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन 16 तो यहाँ पे कोई ऑप्शन में ही नहीं है, तो दैट मीन्स उसने इलेक्ट्रॉन पेयर ही पूछा है, सो आंसर वुड बी डी फॉर दिस। क्लैरिटी, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है जो इसमें से वो देखना है सबका। अभी नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू, वैसे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है लेकिन यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है ही नहीं, सारे के सारे एटम्स है, सो डायरेक्टली हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगेड्रो नंबर। तो एवोगेड्रो नंबर है जो 6.022 इंटू 10⁻23, उसने तो सबके साथ ही मल्टीप्लाई होना है ना, उसने तो सबके साथ क्या होना है, मल्टीप्लाई होना ही होना है। तो हम लोग क्या करें कि गिवन वेट अपॉन मोलर मास लगा दे, तो 24 डिवाइडेड बाई 12, गिवन वेट मोलर मास कितना आ गया, 2, 27 डिवाइडेड बाई 27 1, जी 56 डिवाइडेड बाई 56 1। यहां पे बच्चे का कंफ्यूजन है, यहां पे 108 ग्राम ऑफ सिलिकॉन और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 108। आपको पता है सिलिकॉन है जो हमारा 14 नंबर, उसका मास तो 28 होता है, ना कि 108 होता है, 108 तो होता है सिल्वर का, ठीक है। तो मतलब आपका यहाँ पे या तो कुछ गलत है या कोई तो प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो उसके हिसाब से अगर आप देखते हो, अगर हम सिल्वर के हिसाब से देखते हैं तो बिल्कुल ये भी 1 बन जाता है। फिर जिसके पास नंबर ऑफ यहाँ पे मोल्स ही ज्यादा आ गए उसके एटम भी ज्यादा आ जाने, क्योंकि एटम सबका 1 1 ही है, सबका एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके मतलब आंसर 1 ही बन जाना है। तो अब यहाँ पे डी में ना कुछ इशू था, ठीक है, क्लैरिटी। हाँ जी, उसके बाद कहता था ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन गिवन कंपाउंड। सबसे पहले S8, S8 तो उसकी अपनी फॉर्म है, ठीक है, मतलब सल्फर अपना S2 हो सकता है, S6 हो सकता है, S4 हो सकता है, S8 है, तो मतलब यहाँ पे तो उसकी अपनी एलिमेंट्री फॉर्म में तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। S2F2, फ्लोरीन का कितना चार्ज होता है बच्चे, -1, ये कितना है X, तो 2x - 2 इक्वल टू 0, तो चार्ज कितना आ गया बच्चा यहाँ पे +1। यहाँ पे Na2S2O3, सोडियम का कितना है +1 x - 2, सो 2 + 2x - 6, सो 2x - 4 इक्वल टू 0, तो कितना आ गया 2, तो दैट मीन 0 1 2। आंसर क्या आना चाहिए, बी, 0 1 2 आंसर आ जाना चाहिए बी। देखो कितने सिंपल क्वेश्चन है, अभी तक कोई भी एक क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ ये वाला जो क्वेश्चन था यहाँ पे मेरा डाइबुरेन्स वाला, ये आपका थोड़ा हायर लेवल का क्वेश्चन था, बाकी सारी चीजें मतलब चारों क्वेश्चन है जो ये आप लोगों ने टीजीटी लेवल में ही सीख रखे थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा है,
कहता करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। हम लिख लेते हैं बच्चे, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। कार्बन का लास्ट होता है 2p2, ठीक है, इसका होता है 2p3, इसका होता है 2p4 और इसका होता है 2p5। यहाँ पे आपको पता है इन, ये तो होगी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, जब हम इनकी आयनाइजेशन एनर्जी निकालेंगे वो फर्स्ट होगी, लेकिन उसने क्या पूछा है, सेकंड। तो सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव कर लेते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, राइट। तो फर्स्ट नहीं पूछी उसने, सेकंड पूछी है, तो फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, ये 2s1, ये 2p2, ये 2p3 और ये 2p4, ऐसा बन जाएगा। तो अब इनका अगर ऑर्डर देखेंगे तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ रही है, वो क्या है कि दिस वन इज 2p3, दैट मींस हाफ फील्ड। हाफ फील्ड है जो वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, जब वो ज्यादा स्टेबल होते हैं तो उनकी जो आपको पता है आयनाइजेशन एनर्जी होती है, दैट इज एक्सेप्शनली हाई। तो वैसे जनरली क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जब हम अलोंग द पीरियड जाते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस मैनर में लेफ्ट टू राइट, तो आपका साइज डिक्रीज होता है, दैट मींस आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। तो यहाँ पे आपके पास फ्लोरीन की एनर्जी है जो वो सबसे ज्यादा होनी चाहिए, है ना। इन जनरल अगर हम देखेंगे तो हमारे पास बना चाहिए था फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन, पर ऑक्सीजन हाफ फील्ड होने की वजह से उसकी जो एनर्जी है दैट इज एक्सेप्शनली हाई, दैट मींस वो उसको डोमिनेट कर जाएगी, मतलब इस तरह का कोई ऑर्डर है जो वो बन जाएगा। तो ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, देन नाइट्रोजन, देन कार्बन, आंसर इज सी। ध्यान देंगे यहाँ पे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी पूछी थी, अगर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी पूछी होती तो वहां पे कुछ ऐसा बन जाता, मतलब ऑफ कोर्स फ्लोरीन सबसे आगे ही रहता, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन और देन कार्बन। ये जो नाइट्रोजन है इसमें देखो, इसमें नाइट्रोजन हाफ फील्ड है ना, ज्यादा स्टेबल, तो वो सिर्फ इसको ही रिप्लेस कर सकता था, सबको नहीं रिप्लेस करता होता। क्लैरिटी, तो इस तरह से बन जाना था। अगला कहता ट्राई आयोडाइड I3 नेगेटिव इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ I2 मॉलिक्यूल विद I नेगेटिव आयन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द I3 नेगेटिव। तो यहाँ पे बच्चे आपको सबसे पहले पता है कि लीनियर वगैरह शेप की बात हुई है। शेप निकालने के लिए हमारे पास सबसे बेटर मेथड होता है VSEPR थ्योरी, ठीक है। हमारे पास है क्या, I3 नेगेटिव। अब ये तो तीनों ही आयोडीन है, तो दैट मींस इनमें से एक आयोडीन सेंट्रल मेटल एटम होगा, बाकी दो उसके अराउंड अरेंज होंगे। तो जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है दैट इज हाफ ऑफ V प्लस M माइनस C प्लस A। तो आयोडीन आपका सेंट्रल मेटल एटम है। सारे हैलोजन के पास, अगर फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्लोरीन के पास भी 7, ब्रोमीन के पास भी 7, तो आयोडीन के पास भी 7। तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, प्लस कितने मोनोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं, आयोडीन आपको पता है सारे हैलोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनाते हैं, तो एक आयोडीन है उसके दो दूसरों के साथ ही बॉन्ड बनाए होंगे, तो दो उसने सिंगल बॉन्ड बनाए हैं। कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है पर नेगेटिव चार्ज एक है। सो इसको अगर हम लोग करेंगे 10 डिवाइडेड बाई 2 तो दैट इज 5। जब यहाँ पे 5 आ जाएगा तो आपको दिख रहा है बॉन्ड कितने बन रहे हैं, 2, एक इस आयोडीन के साथ, एक इस आयोडीन के साथ, तो मतलब इसके 2 बॉन्ड पेयर हैं, तो दैट मींस बचे कुछ 3 क्या हो गए, लोन पेयर हो गए। तो अगर आप देखो तो इसके लिए स्ट्रक्चर कौन सी बनती है, जब भी 5 आ जाए, 5 का मतलब होता है लोन पेयर ऑलवेज ऑन इक्विटोरियल पोजिशन, तो एक्सियल पे दोनों आयोडीन आ जाएंगे, इक्विटोरियल जो तीनों हैं उन पे क्या होंगे, लोन पेयर। तो इसको हम लोग क्या कहते होते हैं, ये क्या है, दिस इज लीनियर, लीनियर ज्योमेट्री है विद 3 लोन पेयर। तो देख लें क्या कहता है, कहता है लीनियर इन शेप विद 3 लोन पेयर। पहला ही करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछा है, पहला करेक्ट है भाई। रेगुलर ट्राइगोनल शेप है, नहीं है, लोन पेयर भी 3 है, यहाँ पे 3 लोन पेयर है, लीनियर विद 3 लोन पेयर, ट्राइगोनल प्लेनर विद 3 लोन पेयर ना। कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना ही सिंपल, राइट। सो आगे बढ़ते हैं जी। कहता द नाइट्रोजिनेज एंजाइम, यहां पे देख लो बच्चे, ये आपका बायो इनऑर्गेनिक से क्वेश्चन आया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्ट। सिस्टम कंटेन नाइट्रोजिनेज एंजाइम होते हैं, उनमें क्या क्या चीज होता है, उसमें आयरन भी होता है और मॉलिब्लेडियम आयरन प्रोटीन भी होता है, दोनों चीजें ही उसमें होती हैं। ये एक सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है, इसके बारे में हमें पता याद होना चाहिए कि दोनों चीजें ही इसमें हैं जो वो रहती हैं। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं डिस्पाइट इट्स हाई टॉक्सिसिटी,
इवन उसकी हाई टॉक्सिसिटी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेस एलिमेंट इज कॉम्पोनेंट ऑफ सेवरल एंजाइम्स इन्वॉल्व इन द असेंशनल ऑक्सीडेशन रिडक्शन बायो रिएक्शन। वो बायोकेमिकल मतलब बायो इनऑर्गेनिक की जो रिएक्शंस हैं उनके बीच में यूज होता है, और वो आपको कह रहा है कि इवन उसकी हाई टॉक्सिसिटी है वो फिर भी यूज होता है। तो कौन है भाई वो? दैट इज सेलेनियम। सेलेनियम की हाई टॉक्सिसिटी होने की वजह से, मतलब होने के बावजूद भी, वो जो हमारी ऑक्सीडेशन रिडक्शन बायो रिएक्शन है उनमें यूज होता है। तो आप देख रहे हो कि बायो इनऑर्गेनिक से हमारा दूसरा क्वेश्चन है जो यहां पे हो गया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं व्हेन टू वर्टिसेस आर रिमूव्ड फ्रॉम क्लोजो बोरेन डाइएनाइन क्लस्टर एंड आर्को स्ट्रक्चर इज आर्शिप्ड विद, मतलब यहां पे बेसिकली आर्केनो स्ट्रक्चर है ना, जो उसके पास क्या होता है, उसके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं और कितनी सीरीज ऑफ बोरेन्स होती हैं, हमें वो बताना है। ठीक है, किसकी बात हुई है? आर्केनो। तो वैसे आपको बच्चे पता होनी चाहिए एक चीज की जो हमारे बोरेन्स होते हैं ना, एक चीज पता होनी चाहिए कि जो हमारे बोरेन्स होते हैं ना वो बहुत सारी टाइप के हमारे पास हैं, जो वो बोरेन्स हैं जनरली वो होते हैं। तो वो किस किस टाइप के बोरेन्स हैं जो यहाँ पे हमारे पास होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए बच्चे। हमारे पास सुपर क्लोजो होते हैं, हाइपर क्लोजो होते हैं, है ना। सो अगर हम इनके फॉर्मूलाज की बेसिस बात करें कि क्या क्या हो सकता है, तो एक होता है BnHn+2 फॉर्मूला के साथ, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं कि वो क्या है, दैट इज सुपर क्लोजो, है ना, वो सुपर क्लोजो में आता है। उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं जो दैट इज n-1। कितने होते हैं? n-1। फिर इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े बोरेन्स के बाद सेकेंड की तरफ मूव करें तो दैट इज BnHn। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपर क्लोजो। ठीक है, हाइपर क्लोजो की अगर हम लोग बात करें तो उसके पास नंबर कितने होते हैं? n। क्लैरिटी। फिर उसके बाद बच्चे बोरेन्स के बाद हाइपर क्लोजो हो गया। हाइपर क्लोजो के बाद अगर हम थोड़ा आगे मूव करें तो यहाँ पे है क्लोजो नाइडो। क्लोजो की बात करें तो दैट इज BnHn2 नेगेटिव होता है, दैट इज क्लोजो। ठीक है, और BnHn6- होता है। ठीक है, BnHn6- होता है आर्केनो। इसके बाद दो और होते हैं, वैसे मैं जल्दी से लिख देती हूँ। BnHn8 नेगेटिव भी होता है और BnHn10 नेगेटिव भी होता है। दो और होते हैं, 8 नेगेटिव भी होता है, एक और कौन सा होता है? 10 नेगेटिव भी होता है। 8 नेगेटिव वाला होता है हाइपो और 10 नेगेटिव वाला होता है कैलेडो। ठीक है, हाइपो। अच्छा, अब इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर भी हमें पता होने चाहिए। जैसे जो पहले वाला है उसके पास n-1 है, देन n है, फिर n+1 होते हैं क्लोजो के पास। ठीक है, क्लोजो के पास कितने होते हैं? n+1 होते हैं बच्चे। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े, कौन है? आर्केनो। ठीक है, आर्केनो के पास होता है n+2, देन n+3, देन n+4। अच्छा, हमारी नाइडो की स्ट्रक्चर रह गई हुई है -4 वाली, है ना। एक -4 वाली भी नाइडो की स्ट्रक्चर होती है। नहीं भाई, आर्केनो का होता है +3, हाइपो का होता है +4, नाइडो का होता है +5, +2 है ना जो, वो होता है हमारे पास नाइडो का। और नाइडो की जो स्ट्रक्चर है वो होती है BnHn-4। ठीक है, ये मैंने सारे लिखे, आप इसी पैटर्न में इनको याद कर सकते हो। क्लैरिटी। अब देखते हैं कि पूछा क्या है उसने। उसने पूछा है कि भाई आर्केनो बनते हैं तो उसकी क्या है आर्केनो का। अब सिंपली देख लो, आर्केनो का क्या है? n+3 है विद, यस n+3 है, आर्केनो इज n+3 ओनली, यस, विद BnHn6 नेगेटिव। तो n+3, यस, n+3 आपको यहां से पता चल गया, विद BnHn6 नेगेटिव। अगर तो वो बच्चे ऊपर है, जैसे देखो BnHn6 नेगेटिव, अगर ऊपर है तो 6 नेगेटिव है, अगर नीचे है तो +6 है। BnHn वही +6 है, तो आंसर क्या आ गया हमारा? बी। क्लैरिटी। चलो जी आगे। Which of the ion molecule doesn't possess frictional bond order?
तो आपको पता है फ्रिक्शनल बॉन्ड ऑर्डर हम लोग निकालते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग, जिसमें से जो हमारे मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल शुड बी डायटोमिक, उसकी एक कंडीशन होती है जर्नल। अगर हम उसके बेसिस पे इन क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करें तो हमें क्या पता चल रहा है, हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे O2 पॉजिटिव, यहाँ पे आपको पता है O2 पॉजिटिव। वैसे हम लोगों ने एक ट्रिक ही सीखा होता है कि एक ऑक्सीजन के पास 8, दूसरे के पास 8, 16 हो गए, और पॉजिटिव चार्ज है तो -1 मतलब 15, तो 15 पे हम लोगों को पता है 2.5 होता है बॉन्ड ऑर्डर, राइट। अगर आप इसकी बात करो, मैं ए के बाद सी की बात कर रही हूँ पहले, ठीक है। NO नेगेटिव, तो नाइट्रोजन 7 प्लस ऑक्सीजन 8, तो -1 मतलब एक गेन करेंगे तो 16, 16 पे आपको पता है बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2 है। NO की बात कर दो, NO क्या हो जाएगा, 7 + 8, 7 + 8 का मतलब हो गया 15, 15 पे बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 2.5 है। सो अब बच गया आपके पास O2 2 नेगेटिव। वैसे तो इसके 10 बनेंगे, बट ये ना जो ये होता है ना, जैसे ये है, इसके ऊपर दैट इज नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि ये अकेला ऑक्सीजन है। अकेले ऑक्सीजन का क्या बॉन्ड ऑर्डर होएगा, बॉन्ड ऑर्डर तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में होता है ना, तो उसके लिए तो आपके पास 2 एटम होने चाहिए जिनके बीच में बॉन्ड बना हो। सो द बॉन्ड ऑर्डर, दैट दिस टर्म इज नॉट एप्लीकेबल ऑन दिस, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, तो आंसर क्या है, सी, मतलब जो फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है जी, जो सी है दैट इज नॉट फ्रैक्शन। आगे बढ़ते हैं, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन विल शो मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन एट हाईएस्ट पीक। वेरी वेरी सिंपल, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर लिगेंड हो, स्ट्रॉन्गर द लिगेंड, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर आपके पास लिगेंड होता है, उतनी ज्यादा वो हाई फ्रीक्वेंसी पे शो अब्जॉर्प्शन एट हाई फ्रीक्वेंसी। और हमें ये कहां से पता चलता है कि कौन स्ट्रॉन्गर लिगेंड है, तो उसके लिए हमारे पास होती है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या होती है बच्चे, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और अगर आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग देखो तो आपको पता है सबसे ज्यादा यहाँ पे है कौन सा, क्लोरीन है। क्लोरीन की तो बहुत कम होती है, वाटर है और फ्लोरीन है, राइट। हाँ, क्लोरीन की तो मेरे को लगता है सबसे कम होती है, देन यहाँ पे फ्लोरीन उसके बाद आता है। मैं अगर इन चारों को कंपेयर करूं, वैसे तो केमिकल सीरीज बहुत ज्यादा बड़ी है, मतलब आयोडीन की सबसे कम होती है, देन ब्रोमीन आता है, देन सल्फर आता है, देन HCN आता है, देन N3 नेगेटिव आता है, NO3 नेगेटिव और N3 नेगेटिव की ऑलमोस्ट सेम होती है, देन क्लोरीन आता है, फ्लोरीन आता है, देन OH नेगेटिव आता है, C2 ऑक्सालेट आयन आ जाता है, फिर उसके बाद O2 नेगेटिव आता है, आई थिंक उसके बाद यहाँ पे वाटर आता होता है, और बाद में साइनाइड है, जो साइनाइड की तो सबसे ज्यादा है। तो मतलब आंसर इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या बन जाना चाहिए, बी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक बेसिक सिंपल क्वेश्चन है, एक सीरीज को याद करके आप उस क्वेश्चन का बहुत बेटर वे में आंसर है जो वो कर सकते हो, ठीक है जी। अच्छा, कहता अमंग द फॉलोइंग विच ऑफ वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है। वैसे हम लोगों ने एक चीज पढ़ी होती है कि हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट, दो तरह से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। हमने पढ़ा होता है कि हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम मोर द एसिडिक स्ट्रेंथ, तो उसके हिसाब से जो डी है उसके साथ 4 ऑक्सीजन लगे हैं, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो दैट मींस ये एसिडिक ज्यादा है, तो मतलब सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी है, तो मतलब ये +1, तो ये बेसिक है ना, आंसर ये बन जाना चाहिए। दूसरी क्या है कि जितने ज्यादा, दूसरी चीज हम लोग कैसे पढ़ लेते होते हैं कि जैसे ज्यादा ऑक्सीजन एटम लगे हैं, मतलब बेस कौन होता है, दैट कैन इजिली गेन H पॉजिटिव आयन, ठीक है। यहाँ पे वो क्या कहता है, यहाँ पे वो कहता है कि इसके साथ ऑक्सीजन ज्यादा लगे हैं, ज्यादा नंबर में ऑक्सीजन लगे हैं, ठीक है, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेगी ना, कि एक बार एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर दूसरे के ऊपर आएगा, फिर तीसरे के, जैसे यहाँ पे देख लो, अगर आप एक स्ट्रक्चर की बात करना भी चाहते हो तो कुछ इस तरह का है, ठीक है। तो 1 2 3 4, मतलब कभी इसके ऊपर आएगा, कभी इसके ऊपर आएगा, कभी इसके ऊपर, कभी इसके ऊपर, तो मतलब ज्यादा डीलोकेलाइजेशन होएगी, है ना, डीलोकेलाइजेशन ज्यादा होएगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा बनेंगी, दैट मीन्स रेजोनेंस ज्यादा शो होगी। और अगर रेजोनेंस ज्यादा शो होगी दैट मीन्स ज्यादा स्टेबल होगा, और वो क्या करेगा, वो किसी दूसरे के साथ किसी चीज को गेन करेगा कम,
तो दैट मीन्स कौन ज्यादा अच्छा बेस हो गया, ए। इस तरह से भी देख सकते हो, वो उल्टा मेथड था, ये इसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट। अच्छा, इस क्वेश्चन को ना ध्यान से देखेंगे बच्चे, ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। आपको एक चीज, मतलब इसको हम लोग थोड़ा एक ट्रिक के बेसिस पे इसके बारे में बात करेंगे, तो आपको एक चीज हमेशा पता होनी चाहिए कि न्यूक्लियर जो आपकी केमिस्ट्री का पार्ट है ना, उसके बीच में बच्चे जो भी आपको क्वेश्चंस दिए होंगे, उसका हमेशा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का जो एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास है दैट वुड बी सेम, मतलब वो बैलेंस होगा। सेम का मतलब है कि प्रॉपरली यहाँ पे बैलेंस होगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर है 90, यहाँ पे है ए हमें फाइंड करना है। यहाँ पे एटॉमिक मास है 238, यहाँ पे है 260। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके में से इसको माइनस करना है। जब आप उसमें से उसको माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 28। जब आपको 28 दिखा तो आपको उसके बाद बी बनाने के लिए, मतलब हीलियम, जैसे ये अल्फा वाले की बात है ना, अल्फा की बात है तो हीलियम, तो आपको देखना है कि हीलियम के ऊपर यहाँ पे 4 है, ये 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 24 बन जाए, मतलब 28 बन जाए। तो 7 इंटू 4 कितना होता है, 28 है ना, 7 इंटू 4 28 होता है। मतलब जो बी है आपका यहाँ पे, बी की वैल्यू कितनी है, 7, तो वो क्या है 7। तो बी है आपके पास 7। जब बी आपके पास 7 बन गया तो ए निकालना तो बहुत इजी है ना, कैसे, 90 इज इक्वल टू ए प्लस 7 इंटू 2 बी है ना, प्लस यस 7 इंटू 2 भी हैं, और 6 इंटू -1 है ये, तो 6 इंटू -1, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, आपको अभी B2 का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आपने 28 निकाला तो ये तो 2 इसके पैर में है, B तो आगे वाला है बैलेंस करने के लिए, क्लैरिटी है ना, B2 नहीं है, मतलब ये था हीलियम 24 और उसके आगे यहाँ पे B लिखा हुआ है, ये है वो बात, ठीक है। सो 90 इज इक्वल टू A प्लस 14 माइनस 6 8, 90 में से 8 गए तो कितना बच गया बचे, 82। तो मतलब डी आंसर, ए इज 82, बी इज 7। इस तरह से सॉल्व करा जा सकता है इसको, समझे, बात की समझ आई, इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्लैरिटी। जी आगे देखते हैं, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, हाइब्रिडाइजेशन का ऑर्डर बताना है भाई। आ जाएंगे हम लोग VSEPR थ्योरी पे, है ना, VSEPR थ्योरी पे कैसे आएंगे, XeF2 दिया है, ज़ैनॉन कितना होता है, हाफ ऑफ 8 प्लस 2 बॉन्ड बना रहा है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, कितना आएगा 5। ज़ैनॉन F4 के साथ, XeF4 के साथ ज़ैनॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8, 4 फ्लोरीन है, 12 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 6, XeO4। अब O ऑक्सीजन को तो हम लोग काउंट ही नहीं करते ना, क्योंकि वो तो डबल बॉन्ड बनाता है, फॉर्मूला में क्या होता है V प्लस M, M इज मोनोवेलेंट बॉन्ड ओनली, मतलब सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे 8 मतलब 4, और आगे ये वाले में XeOF4, तो 8 प्लस ऑक्सीजन F4 प्लस ऑक्सीजन को हम लोग काउंट नहीं करेंगे 4, तो मतलब ये भी आ गया 6। 5 वाले की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d, 6 वाले की sp3d2, 4 वाले की sp3, 6 वाले की sp3d2। जी आंसर इज ए। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने मेरे को कमेंट्स में इन चारों की जो ज्योमेट्री है वो बतानी है, ठीक है। जिन भी बच्चों को पता है, आई थिंक जो भी बच्चों ने अभी रिसेंटली अपना स्टेट का जो TGT गया है उसके लिए अपेयर हुए होंगे, उसको पढ़ा होगा, उन्होंने ये ज्योमेट्री वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से कर रखा होगा। तो मैं उम्मीद कर रही हूं कि आप लोग जरूर मेरे को उसके बारे में बताओगे कि क्या था, क्लैरिटी। आगे बढ़ते हैं, which element is non-conducting in dark but become conducting in presence of light and is used as photoreceptor in Yarroch's mechanism। बहुत सिंपल, ठीक है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन से, मतलब जैसे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना जो, ये तो वो थे बच्चे, दैट इज सेलेनियम, वी पीपल नो वेरी वेल, दैट इज सेलेनियम, है ना, सेलेनियम था, आंसर इज सी। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेचिंग बेंडिंग वाइब्रेशन कार्बन डाइसल्फाइड शुड रमन एक्टिव। इसको भी आप थोड़ा सा वैसे देख सकते हो, कार्बन डाइसल्फाइड ये है,
अगर हम लोग इसको देखें ना तो सल्फर की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इनका डायपोल मोमेंट 0 है, तो मतलब हम लोग बोलेंगे कि भी ये नॉन पोलर है। और आपको पता है कि जो नॉन पोलर होती है ना, जो नॉन पोलर होती हैं, दैट आर आई आर इनएक्टिव। वो क्या होते हैं, ज्यादातर वो आई आर इनएक्टिव होते हैं। और जो भी चीज आई आर इनएक्टिव होती है, ये बेसिक स्पेक्ट्रोस्कोपी तो आप पढ़ चुके हो, दैट मीन्स वो रमन एक्टिव होती है। वो क्या होती है, वो रमन एक्टिव होती है। आई आर इनएक्टिव है तो दैट मीन्स रमन एक्टिव है। अगर कोई चीज रमन एक्टिव है तो क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे क्या करेंगे भाई। अगर कोई चीज रमन एक्टिव है तो क्या मतलब है, रमन एक्टिव है तो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूंगी इसकी डायपोल इधर को, इसकी डायपोल इधर को, मतलब कैंसल टू ईच अदर, डायपोल मोमेंट इक्वल टू 0, दैट मींस रमन एक्टिव। यहाँ पे इसकी इधर को है, उसकी भी उधर को, दोनों की डायपोल उल्टी है तो मतलब ये तो नहीं होगी। और इसका अपर है, दोनों का सेम है, मतलब सेम डायरेक्शन में है, तो इसका उल्टा है ना, ऑपोजिट होना चाहिए। तो मतलब आंसर ऑटोमेटिकली हमें दिख रहा है कि बी ही आ सकता है, इसका आ क्या सकता है, बी ही है। ठीक है जी, समझे। आगे कहता व्हेन डाइबुरेन्स B2H6 इज ट्रीटेड विद एक्सेस अमोनिया, B2H6 को आप एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ 2 बार यहाँ पे ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, B2H6 को एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ आप 2 बार कर सकते हो। एक बार यहाँ पे हाई टेम्परेचर पे भी हो सकता है, एक बार लो टेम्परेचर पे भी हो सकती है ये वाली रिएक्शन। तो यहाँ पे उसने हाई टेम्परेचर पूछा है, अगर तो उसने लोअर टेम्परेचर पूछा होता तो मेजर प्रोडक्ट विल बी B2H6 डॉट 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, और अगर हाई पूछा होता तो BNX। तो यहाँ पे आंसर था सी। ठीक है जी, मेन ग्रुप एलिमेंट में से आया हुआ क्वेश्चन है। देन अच्छा आगे बढ़ते हैं। द विल्किंसन कैटलिस्ट, रोहेडियम, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन के 3 हैं, और यहाँ पे ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है, क्लोरो है, और साथ ही साथ है आपका रोहिडियम। अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की कोशिश करो तो ये 0 है, ये -1 है, ये X है, तो मतलब +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही जाती है, तो ये तो ठीक है। इनकरेक्ट पूछा उसने, ठीक है। हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन में ये यूज होता है। कहते हैं ये होमोजीनियस कैटलिस्ट है, बिल्कुल है। कहते हैं इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। हम लोगों ने ना एक चीज पढ़ी थी टीजीटी को, जब हमने थोड़ा सा बूस्ट करा था ना उसकी प्रिपरेशन को, मतलब जब सिलेबस अपडेट हो गया था तो हमें थोड़ी हायर चीजें पढ़नी थी, तो हमें पता था कि जो हमारी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फर्स्ट सीरीज है, फर्स्ट सीरीज मतलब डी ब्लॉक की फर्स्ट सीरीज है 21 to 30 तक वाले एलिमेंट, वो जो एलिमेंट होते हैं मतलब 3D सीरीज के, उसके बाद जब एलिमेंट 4D और 5D सीरीज में जाते हैं तो वो जो एलिमेंट है वो रेदर देन टेट्रागोनल वो स्क्वायर प्लेनर बनाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो रोहेडियम भी वहां से है, तो मतलब उसकी जो ज्योमेट्री है वो स्क्वायर प्लेनर बनाना ज्यादा पसंद करता है। कहते हैं ये 18 इलेक्ट्रॉन को रूल को फॉलो नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता भाई, क्यों, क्योंकि ये तो 16 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है ये तो 16 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है, ये किसी इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो नहीं करता है। सो दैट मीन्स इन जर्नल यहाँ पे जो उसने इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है वो क्या है, सी है। तो यहाँ पे अभी आप लोगों ने इनऑर्गेनिक के कुछ क्वेश्चन देखे हैं, जिसमें आपको पता है ये क्वेश्चन आप कह सकते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप कह सकते हो ग्रुप 13 से आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है जी, ये आप कह सकते हो स्पेक्ट्रोस्कोपी रमन का क्वेश्चन है, इसको आप लोग कह सकते हो कि आपका सिंपल एक मेन ग्रुप एलिमेंट का सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका जो क्वेश्चन है ये VSEPR थ्योरी के ऊपर है, ये आपका न्यूक्लियर का है, ये आपका सिंपल पी ब्लॉक में से क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब मेन ग्रुप एलिमेंट का क्वेश्चन है। ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका केमिकल बॉन्डिंग है, और ये आपका फिर से पी ब्लॉक है, ये आपका है बायो इनऑर्गेनिक, दिस वन इज आल्सो बिलोंग टू बायो इनऑर्गेनिक, और ये फिर VSEPR थ्योरी आ गई, और ये है आपका आयनाइजेशन एनर्जी मतलब सिंपल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये आपका आ गया है, इसके बाद सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट सिंपल चैप्टर मतलब, और उसके बाद ये आपका सिंपल नंबर ऑफ एटम्स उसने पूछे थे, ये आपका सिंपल मोल कॉन्सेप्ट लगा था, ये आपका पी ब्लॉक का था क्योंकि बोरेन्स वगैरह के साथ रिलेटेड था, ये वाला क्वेश्चन था जो pKa वैल्यू वगैरह पी ब्लॉक से आप इसको काउंट कर सकते हो, या आप इसको इक्विलिब्रियम में भी ले सकते हो, किसी भी जगह पे आ जाता है भी। ठीक है, और दिस वन इज फ्रॉम फजान रूल मतलब, तो आपको पता है आपके जो 2 चैप्टर मतलब 3 चैप्टर है यहाँ पे, आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग एंड
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और बायो इनऑर्गेनिक, ये चारों चैप्टर्स के आसपास है जो आपका कहानी घूमी है। और एक जो ये वाले क्वेश्चन थे ये एसिड बेसिस वाले चैप्टर से थे, सॉल्वेंट एक्वस सॉल्वेंट्स वगैरह एंड एसिड बेसिस वाले क्वेश्चन से। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन यहाँ पे बने हैं। तो मैं अभी आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बच्चे देखिए, हमारा जो बैच है केमिकल साइंसेस वाला वो 27 जनवरी से शुरू होने वाला है। इवन बाकी भी जो आप लाइफ साइंस में जाना चाहते हो, फिजिकल साइंसेस में जाना चाहते हो, तो हमारा न्यू बैच है जो वो दैट वुड बी स्टार्ट फ्रॉम 27 जनवरी। आप लोग जल्दी से उसके लिए इंस्टॉलमेंट ले लीजिए। और डेमो क्लासेस आप लोग देख सकते हो हमारी ऐप पे जाके, यहाँ गिवन नंबर के ऊपर कॉल कर लीजिए और वहाँ पे आपको जो डेमो क्लासेस हैं वो मिल जाएंगी। केमिकल साइंसेस में केमिस्ट्री में आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो भी हमारे पास हमारे ओल्ड इंट्रोल स्टूडेंट थे, मतलब जिन्होंने कभी टीजेटी के लिए या पीजीटी के लिए हमें फी पे करी है, तो उनके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट है, ठीक है। उनके लिए फी में काफी डिस्काउंट है, लाइक 30% तक का। तो वो बहुत ईजिली जो है वो अप्रोच कर सकते हैं बहुत बड़े कोर्स को बहुत ही कम पैसों में, एक तरह का, ठीक है। सो जल्दी से आप लोग कर लीजिए इंट्रॉल, ताकि 27 से 7 में ही स्टार्ट करें। और ये जो आपका बैच है, अगर आप इसको शुरू करोगे, इसमें काफी चीजें सीखोगे, तो आपका जो भी अपकमिंग पीजीटी भी आएगा ना, तो उसमें बहुत हेल्प करेगा। आपको पीजीटी का सिलेबस पहले से पता होगा कि ये चीजें इसमें जो है वो आने वाली हैं। सो चलो बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कुछ भी है, तो आप लोग प्लीज कमेंट्स में रख सकते हो। मिलते हैं इसके बाद अगली क्लास में। थैंक यू सो मच बच्चे, थैंक यू, मिलते हैं जी जल्दी, थैंक यू।